नौजवान को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है राहुल सोनी। जो व्यक्ति है वो इस घर में नौकर का काम करता था, जो कि सतीश गोयल के यहाँ बतौर ड्राइवर नौकरी करता था। राहुल के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मामले में सवाल पुलिस की थ्योरी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक 21 साल का लड़का एक पेशेवर कातिल की तरह एक के बाद एक 7 लोगों को कत्ल कर सकता है, और वो भी तब जबकि उसका एक पैर जख्मी है। 21 तारीख को गाजियाबाद में व्यवसायी के परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनका नौकर राहुल सोनी निकला। जनपद गाजियाबाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में 21 मई की रात को एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाला कोई और ही नहीं बल्कि मृतक के घर का घरेलू नौकर निकला। ये खुलासा पुलिस ने हत्या आरोपी राहुल सोनी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद किया। एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने बताया कि आरोपी घटना को बेहद शातिर तरीके से अंजाम देने के लिए आरोपी पहले से ही मृतक के घर के पास स्थित एक मॉल में गया। वहां से फिल्मी स्टाइल में रस्सी के सहारे मृतक पड़ोसी के घर में गया और फिर उसी रस्सी का सहारा लेके सतीश गोयल की छत पे पहुंचा। उसने बताया कि झूठे आरोप की वजह और लूटपाट का इरादे से आरोपी राहुल ने शातिर तरीके से परिवार के सभी 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस का ये वर्कआउट किसी के गले नहीं उतर रहा, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रिमांड में लेने के बाद की गई विस्तृत पूछताछ के बाद ही घटनाक्रम का पूरा खुलासा हो पाएगा। मुंबई में अखिलेश यादव ने किया यूपी भवन का उद्घाटन। यूपी भवन के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। इसमें कुछ मंत्री, कई बड़े बिजनेसमैन, बड़े राजनेता और यूपी के कई प्रमुख ब्यूरोक्रेट शामिल थे। वाशी रेलवे स्टेशन के सामने सेक्टर 30 में बने इस यूपी भवन के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता मुलायम सिंह यादव का 18 साल पुराना सपना भी साकार कर दिया। ये भवन 5 सितारा सुविधाओं से युक्त है। यूपी भवन में 15 कमरे हैं, जिसमें 5 स्वीट हैं और बाकी 10 एग्जीक्यूटिव कमरे। वहीं भवन की 5वीं मंजिल मुख्यमंत्री के लिए पूरी तरह आरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुंबई के वाशी इलाके में यूपी भवन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ ही अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम के 18 बरस पुराने सपने को भी साकार किया। उत्तराखंड वार्षिक योजना 2013-14 के लिए केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश को दिए हैं 85,000 करोड़ का पैकेज। योजना आयोग की बैठक के बाद योजना आयोग उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह लालूवालिया ने कहा कि रोजगार, कृषि और विकास दर को लेकर प्रदेश सरकार का काम अच्छा रहा है। पर्यावरण की वजह से प्रदेश का विकास जरूर अवरुद्ध हुआ है, लेकिन इसके लिए योजना आयोग पर्यावरण और वन मंत्रालय से अलग से चर्चा करेगा। स्टेट ने टारगेट सेट किए, वो मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस में, और हम उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। केंद्रीय योजना मंत्री राजीव शुक्ला की माने तो पेयजल, ग्रामीण सड़क, टिहरी झील, पर्यटन विकास जैसे कामों में प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य तय किए उसका पूरा पैसा खर्च किया गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी माना कि इस बार के 8500 करोड़ के पैकेज से स्वास्थ्य, कृषि, सड़क और मूलभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। योजना आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उत्तरकाशी इको सेंसिटिव जोन और ग्रीन बोनस का मुद्दा भी उठाया और योजना आयोग की तरफ से उन्हें भरोसा भी दिया गया। उत्तराखंड का योजना बजट गुरुवार को पास हो गया। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गुरुवार को अपने पूरे सरकारी अमले के साथ केंद्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह लालूवालिया से मुलाकात की। पिछले 1 महीने से प्रदेश की बहुगुणा सरकार योजना बजट की तैयारियों में लगी हुई थी। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को भी प्रदेश की मांगों से अवगत कराया गया। ऐसे में गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल और प्रदेश के 1 दर्जन अधिकारियों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ मुलाकात की और सरकार ने आयोग के प्रदेश की जरूरतों के साथ साथ कई अन्य योजनाओं में भी बजट की मांग रखी गई। लेकिन योजना आयोग ने पिछले 8200 करोड़ के बजट में से मात्र कुछ करोड़ की बढ़ोतरी करते हुए 8500 करोड़ का बजट राज्य को दिया है। 2500 करोड़ का बजट हुआ है राज्य के लिए, जो विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा। उससे खुशी की बात है कि 350 करोड़ का हमको स्पेशल प्लान असिस्टेंस मिला। हालांकि राज्य की तरफ से ग्रीन बोनस और औद्योगिक पैकेज की मांग की गई थी, जिसमें स्थिति साफ नहीं की गई। एक बार फिर रस अदायगी की तरह करोड़ों का योजना बजट तो प्रदेश को मिल गया है, लेकिन जितनी तेजी से इस बजट को लाने में लगाई गई है, इसको खर्च करने में उतनी तेजी लाई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।
इससे पहले भी साल दर साल बजट मिलता रहा, लेकिन बजट खर्च करने पे हमेशा से नौकरशाह और विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं। आईसीसी ने पाकिस्तानी अंपायर असद राउफ को अगले महीने इंग्लैंड में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से हटाने का फैसला किया है। आईसीसी ने राउफ को अंपायर्स के पैनल से बाहर कर दिया है। गौरतलब है कि आईपीएल के फिक्सिंग केस में बीते दिनों राउफ का नाम सामने आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच की वजह से आईसीसी ने ये कार्रवाई की है। बुरे बर्ताव के चलते असद को पहले भी सस्पेंड किया गया था। राउफ पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में असद राउफ पर मुंबई की एक मॉडल ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में इसकी लिखित शिकायत भी की गई थी। तो असद राउफ एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं, लेकिन इस बार राउफ बुरे फंस सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ और बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। फिक्सिंग में अरेस्ट बॉलीवुड अभिनेता बिंदु कथित तौर पर मय्यप्पन के संपर्क में थे। इसी सिलसिले में पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में जारी जांच के क्रम में मुंबई पुलिस चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ और बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन से पूछताछ करने के लिए चेन्नई स्थित उनके घर पहुंची, लेकिन मय्यप्पन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते पुलिस को उनके नाम समन जारी करना पड़ा, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई तलब किया गया है। समन में कहा गया है कि मय्यप्पन को शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच मुंबई में पूछताछ के लिए पेश होना होगा। मय्यप्पन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखना है कि शुक्रवार को वो मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होते हैं या नहीं। दुनिया की 10 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं सोनिया गांधी। जी हां, कांग्रेस अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी तथा पेप्सिको की भारतीय मूल की चीफ इंदिरा नूई को दुनिया की 10 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में श्रीमती सोनिया गांधी और इंदिरा नूई के अलावा एंगेल मार्केल और अमेरिका की लेडी फर्स्ट मिशेल ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे नाम भी शामिल हैं। फोर्ब्स मैगजीन की 2013 के लिए तैयार दुनिया की 100 सबसे पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में सोनिया गांधी 9वें नंबर पर हैं और नूई 10वें स्थान पर हैं। जर्मनी की चांसलर मर्केल लगातार तीसरे साल भी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इसके बाद नंबर आया है ब्राजील की प्रेसिडेंट डी रोसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मिलिंडा गेट्स, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा और समाज सेवी हिलेरी क्लिंटन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हैं तथा पूर्व विदेश मंत्री हैं। आपको बता दें कि फोर्ब्स मैगजीन ने अपने सर्वे में मीडिया, राजनीति, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी और समाज सेवा क्षेत्र की महिलाओं को शामिल किया है। इसमें मर्केल समेत 9 देशों की हेड भी शामिल हैं। मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर दिया। ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन को सतीश चंद्र मिश्रा ने संबोधित किया। उन्होंने ब्राह्मण मतदाताओं को संगठित होकर एक तरफा मतदान कर 2014 के लोकसभा चुनाव में विजयी दिलाना तथा बसपा सुप्रीमो मायावती को दिल्ली के तख्त बिठाने की अपील की। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा, सपा, कांग्रेस ये सभी पार्टियां एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। ये पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने का काम किया है। उन्होंने मौजूदा समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। रामपुर की सांसद जयप्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। रामपुर में जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयप्रदा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान और यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए 1 महीने में इन दोनों से जवाब मांगा गया है। साथ ही आरटीओ और एसएचओ को भी नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई के लिए मिनिस्टर आजम खान को जिम्मेदार बताकर जयप्रदा ने ये याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में जयप्रदा ने यूपी सरकार और आजम खान को पक्षकार बनाया था। बहरहाल हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद जयप्रदा को राहत जरूर मिली है, लेकिन 1 महीने बाद जब इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होगी तो राज्य सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इंतजामों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। देश भर के श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन करके निहाल हो रहे हैं, लेकिन इंतजामों को लेकर उत्तराखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि सरकार के सभी दावे हवाबाजी हैं। उनका कहना है कि यात्रियों की बेहतरी के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है।
वहीं सरकार का दावा है कि यात्रा के विभिन्न पड़ावों में स्वास्थ्य और पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पिछली यात्रा सीजन के दौरान दर्जनों यात्रियों की बद इंतजामी के चलते मौत हो गई थी, जिसके चलते उत्तराखंड के अन्य राज्यों में छवि खराब हुई थी। ऐसे में अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता। सरकार और प्रशासन को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य प्रवेश परीक्षा आज सुबह से शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए विभाग ने कुल 9 केंद्र बनाए हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संबंधित संस्थानों में आज UKSEE आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 8 केंद्र उत्तराखंड में बनाए गए हैं, जबकि एक परीक्षा केंद्र दिल्ली में बनाया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी। विभाग ने परीक्षा को आयोजित कराने के लिए देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग समेत 9 केंद्र बनाए हैं। शामली में एक फर्जी कंपनी लोगों का करोड़ों रुपए लेकर 9-2-11 हो गई। इस फर्जी कंपनी ने आधे से कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराया। बाद में लोगों का विश्वास जीतने के बाद करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। 25 अप्रैल को शामली में एक फर्जी कंपनी खुली थी, जिस कंपनी का मालिक चेन्नई का रहने वाला था। उसने शुरुआत में लोगों को आधे से कम कीमत पर घरेलू उपयोग की चीजें देना शुरू किया। लोगों को विश्वास हो गया। उसके बाद उसने सामान देने के लिए लोगों से करोड़ों रुपया एडवांस में ले लिया और फरार हो गया। एक बार फिर लोग ठगी का शिकार हुए हैं। उनके करोड़ों रुपए लुट चुके हैं। लोग हाथ पर हाथ धरे रह गए हैं। फतेहपुर इन दिनों वसूली का अड्डा बन चुका है। यहाँ खुलेआम वसूली की जाती है। शिक्षा मित्रों से वाइवा के दौरान वसूली की गई, जिसकी तस्वीर एक कैमरे में कैद हो गई। फतेहपुर जिले के खजुआ BRC सेंटर में शिक्षा मित्रों से वाइवा के दौरान नंबर बढ़ाने के लिए पैसे वसूले गए। जिले के दोनों अधिकारी अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं कि पैसा उनके किसी भी आदमी द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन ये पैसा किसी शय के बिना तो नहीं वसूला गया होगा। घूस देकर शिक्षक बनने वाले शिक्षा मित्र बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये तो वही जाने। समाचार प्लस ने बड़े ही प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे धर्म की नगरी काशी में लाशों पे लगाए जाते हैं सट्टे। खबर दिखाने के बाद आला अधिकारियों में मच गया हड़कंप। वाराणसी SSP अजय कुमार मिश्रा ने गुरुवार को दिए तत्काल जांच के आदेश। एक बार फिर हुआ समाचार प्लस के खबर का असर। डाक चौक थाने में मामला दर्ज हो गया है। वहीं पुलिस मीडिया के फुटेज को आधार बनाकर अज्ञात सट्टेबाजों के खिलाफ मामला किया दर्ज। अब कर रही है पुलिस घाटों पर सट्टेबाजों को तलाश। अब देखने वाली बात ये होगी कि लाखों के इस सट्टों के खेल में कैसे पहुंचती है पुलिस। सहारनपुर के अंबेडकर चौक पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार नजमा और उसकी 2 बेटियां हबीबा और रुखसाना की मौके पर मौत हो गई। हादसे में दिलशाद और उसका बेटा घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक पर सवार होकर दिलशाद अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था, लेकिन अंबेडकर चौक पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा में नहर में डूबने से एक महिला समेत 4 लड़कियों की मौत हो गई। घटना नौगांवा सादात की है। बिजनौर के चांदपुर की रहने वाली महिला और लड़कियां अपने रिश्तेदार की शादी में आई हुई थी और घटना वाले दिन रामगंगा पोषक नहर में नहाने गई थी, जहां डूबकर 4 की मौत हो गई। फिलहाल इन 4 की मौत के बाद से शादी की खुशी का माहौल गम में बदल गया है। महोबा में झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बारातियों से भरी एक बस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे बस में सवार बाराती भी इस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बस पर सो रहे थे, तभी वो हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। 4 बारातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी घायलों को जिला अस्पताल महोबा में भर्ती कर दिया गया है। मामूली विवाद को लेकर गई 3 जान। ये घटना है थाना मलपुरा इलाके के मिड़ाकुर गांव की। आगरा में गुरुवार के दिन पेशे से एक गुरु ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर खुद मजबूर हो जाएंगे कि एक शिक्षक जो हर किसी को अच्छी शिक्षा देता है, क्या वो खूनी खेल को भी अंजाम दे सकता है। जी हां, आगरा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक शिक्षक ने अपनी कलम को ताक पर रख महज मकान में लगे एक पनारे के विवाद को लेकर अपने भाई और भतीजे को गोली मार दी और बाद में अपने आप को भी गोली मार ली। हमने मेरे बड़े भाई के मारी थी और बीच गए और लोहे तो बच गए। गोली दी थी, मम्मी दी थी, गोली मार ली, खुद को बाद में मार ली गोली। फिलहाल तीनों की मौत हो चुकी है। वहीं इस पूरी घटना में घर का एक युवक घायल भी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना की वजह तलाशने में जुट गई है। प्रेम में नाकाम चचेरे देवर ने भाभी की गोली मार के हत्या कर दी, खुद को गोली मार ली।
घटना बांदा के तिनवारी कस्बे की है, जहां कल्पना नाम की विधवा महिला को उसके चचेरे देवर बादल ने खेत जाते समय गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली। कल्पना की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बादल को कानपुर रेफर कर दिया गया है। 6 महीने को विडो हो गई थी, इसके 2 बच्चे हैं। ये बदलुआ उसका चचेरा देवर है, ये उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन हो सकता है ये तैयार न हो, इस वजह से इसने इसको गोली मार दी। कल्पना द्वारा शादी से इनकार करने पर